In this video we are doing lesson 4 from the first unit of BA first semester English. Name of the lesson is The Boy with a Catapult. Catapult का नाम मतलब होता है गुलेल, ठीक है। यानी कि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके हाथ में हमेशा गुलाल रहता था। अब ये जो लड़का है ये हाथ में हमेशा गुलाल रखता था, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये एक बहुत ही शरारती लड़के की कहानी होगी। एंड द राइटर इज़ भीष्म साहनी। अब लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। भीष्म साहनी वाज एन इंडियन राइटर। ये एक इंडियन राइटर थे, हिंदी में लिखते थे, एंड एन एक्टर, और ये एक एक्टर भी थे। आपने बलराज साहनी का नाम सुना होगा, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्हीं के भाई हैं ये भीष्म साहनी। मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल एंड टेलीविज़न स्क्रीन प्ले तमस। भीष्म साहनी अपने नॉवल और टेलीविज़न सीरियल के लिए, जिसका नाम है तमस, के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। और ये जो तमस नाम का नॉवल है ये इंडिया के पार्टीशन की कहानी बताता है। उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से। और ये हिंदी फिल्म एक्टर बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। देखिए लेसन में राइटर क्या कहता है, अपने बचपन को याद करता है, और बचपन में भी जो उसका स्कूल टाइम था, स्कूल फ्रेंड्स थे या स्कूल में जो क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स भी नहीं हम कह सकते बल्कि क्लासमेट्स थे, जो उनके बारे में बताता है कि वो कैसे थे, कितने शरारती थे और उसका बचपन कैसे बीता। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर कहता है, आवर क्लास एट स्कूल हैज़ एन ओड असॉर्टमेंट ऑफ बॉयज़। असॉर्टमेंट होता है मिक्सचर, ठीक है। हमारे स्कूल में जो हमारी क्लास के अंदर लड़के थे वो बहुत ही अजीब से मिक्सचर वाले थे। दैट मीन्स अलग अलग तरह के बच्चे थे। एक बच्चा था जिसका नाम था हरबंस लाल। देयर वाज हरबंस लाल who when asked a difficult question would take a sip out of his ink pot. हरबंस लाल नाम का एक लड़का था जिससे अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता था तो वो अपनी इंक पॉट उठाता और उसमें से थोड़ी सी शाही की घुट पी जाता, इंक पी जाता। क्यों करता था वैसा? बिकॉज ही बिलीव्ड इट शार्पेंड हिज विट्स, क्योंकि उसको लगता था कि इससे दिमाग तेज़ होता है। इफ़ द टीचर बॉक्स्ड हिज ईयर्स, अगर कोई टीचर उसके कान पर मार देते, ही वुड येल, तो वो चिल्लाता था, हेल्प मर्डर, कि छोड़ दो, मदद करो, मर्डर, मर गया, ठीक है, इस तरह से चिल्लाता था। सो लाउडली दैट टीचर्स एंड बॉयज़ फ्रॉम अदर क्लासेस वुड कम रनिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता था कि दूसरी क्लास से बच्चे और टीचर्स आ जाते थे देखने के लिए कि क्या हुआ। दिस काज्ड मच एम्बेरसमेंट टू द टीचर, जिससे टीचर को भी बहुत ही शर्म फील होती थी, एम्बेरसमेंट फील होती थी। इफ़ द टीचर ट्राई टू केन हिम, अगर टीचर उसको डंडे से मारने की कोशिश करता, ही वुड पुट हिज आर्म्स अराउंड हिम एंड इम्प्लोर, वो अपने बाजुओं में उसको पकड़ लेता टीचर को, एंड इम्प्लोर, और रिक्वेस्ट करता, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, योर मैजेस्टी, यू आर लाइक अकबर द ग्रेट, तुम तो अकबर महान की तरह से हो, यू एम्प्रर अशोका, आप तो सम्राट अशोक हो, यू आर माई फादर, तुम मेरे माई बाप हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। इस तरह से उससे रिक्वेस्ट करता और ना मारने के लिए बोलता। दिस मेड द बॉयज़ गीगल एंड पुट द टीचर्स आउट ऑफ काउंटेंस, इससे बच्चे गीगल यानी चुप चुप से हंसने लगते और टीचर भी असमर्थ सा हो जाता। दिस हरबंस लाल वुड कैच फ्रॉग एंड टेल अस, ये जो हरबंस लाल था ये फ्रॉग्स को पकड़ लाता था और हमें कहता था, इफ़ यू स्मीयर योर हैंड्स विद फ्रॉग फैट, अगर तुम फ्रॉग की चर्बी से अपने हाथ रगड़ लोगे तो तुम्हें डंडे की चोट नहीं लगेगी। बट दी ओडेस्ट, ये बहुत अजीब था जो हरबंस लाल था, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अजीब था एक और क्लास फेलो जिसका नाम था बोधराज। ये सबसे अजीब कैरेक्टर है स्टोरी का और राइटर की स्टूडेंट लाइफ का सबसे अजीब क्लासमेट है। वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, राइटर कहता है कि हम सारे इस बोधराज से डरते थे। इफ़ ही पिंच्ड एनी वंस आर्म,
अगर ये किसी के बाजू पर पिंच कर लेता, चूटी मार लेता, द आर्म वुड स्वेल अप, तो आर्म ऐसे सूज जाती थी, एज इफ फ्रॉम अ स्नेक बाइट, जैसे सांप के काटने से सूजती है। ही वॉज अटरली कैलियस, वो बहुत ही ज़्यादा कैलियस यानी झगड़ालू था। ही वुड कैच ए वास्प, वो एक कीट को पकड़ लेता, एंड विद हिज बेयर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से बिना कोई ग्लव्स पहने, मतलब ऐसे ही अपनी उंगलियों से हाथ से एक कीट को पकड़ सकता था वो। पुल आउट इट स्टिंग, इसका डंक बाहर निकाल लेता। टाई ए थ्रेड अराउंड इट, इस कीट के गले में क्या करता, एक थ्रेड बांध लेता। एंड फ्लाई इट लाइक अ काइट, और उसे पतंग की तरह उड़ाता। ही वुड पाउंस ऑन अ बटरफ्लाई सिटिंग ऑन ए फ्लावर, पाउंस होता है झपटना, वो अगर कोई बटरफ्लाई, कोई तितली फूल के ऊपर बैठी है तो उसके ऊपर एकदम से झपट लेता। एंड क्रश इट, और उसको कुचल देता था अपनी फिंगर्स के बीच में, मतलब बहुत ही गंदा लड़का था ये। और एल्स स्टिक ए पिन थ्रो इट, और कभी कभार तो क्या करता था, एक बटरफ्लाई को पकड़ के उसके ऊपर एक पिन लगा देता था। एंड पुट इट इन हिज नोटबुक, और उसे अपनी नोटबुक में रख लेता था। इट वॉज सैड दैट इफ़ ए स्कॉर्पियन स्टंग बोधराज, ये भी कहा जाता था कि अगर एक स्कॉर्पियन बोधराज को, एक बिच्छू काट ले, तो स्कॉर्पियन वुड फॉल डेड, तो ये बिच्छू ही मर जाएगा। बोधराज ब्लड वाज बिलीव टू बी सो फुल ऑफ वेनम, माना जाता था कि बोधराज का जो खून था वो वेनम यानी जहर से भरा हुआ था। दैट इवन स्नेक बाइट हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, और ये भी कहते थे सारे बच्चे कि सांप भी काट ले तो इस पर कोई असर नहीं होगा। ही ऑलवेज हैड अ कैटापुल्ट इन हिज हैंड, और उसके हाथ में हमेशा एक गुलेल रहती थी। ये वही गुलेल वाला बच्चा है बोधराज, जो कि कहानी के टाइटल में बताया गया है। कहानी का टाइटल क्या है, द बॉय विद द कैटापुल्ट, ठीक है। एंड वाज एन एक्सीलेंट शॉट, इसके हाथ में एक गुलेल रहता था और ये एक अच्छा निशानेबाज था। हिज फेवरेट टारगेट्स वर बर्ड्स, इसके जो फेवरेट टारगेट्स थे वो थे पक्षी। ही वुड स्टैंड अंडर अ ट्री, ये एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता, निशाना लगाता। एंड द नेक्स्ट मोमेंट बर्ड क्राइज वुड रैंड द एयर एंड द फ्लफ ऑफ फेदर्स फ्लोट डाउन, जैसे ही ये निशाना लगाता अगले ही पल बर्ड्स के चीखने की आवाज़ आती हवा में, और पंखों के जो बर्ड्स के जो पंखों के गुच्छे होते हैं वो हवा में तैरते दिखाई देते, मतलब ये पक्षियों को एक ही शॉट में मारकर गिरा देता था। और एल्स ही वुड क्लाइंब अप अ ट्री, या फिर ये पेड़ों पर चढ़ जाता। टेक अवे दी एग्स एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय दी नेस्ट, घोंसलों में से अंडे बाहर निकाल लेता और घोंसले तोड़कर फेंक देता। ऐसा घटिया नेचर इस बच्चे का था। ही वॉज विंडिक्टिव एंड टुक प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स, ये बहुत ही झगड़ालू था और दूसरों को हर्ट करने में इसको मज़ा आता था। ऑल द बॉयज़ वर स्केयर्ड ऑफ हिम, सभी बच्चे इससे डरते थे। स्केयर्ड यानी डरना। इवन हिज मदर कॉल्ड हिम अ राक्षस, इसकी मदर भी इसे राक्षस, डेमन कहकर बुलाती थी। हिज पॉकेट्स बज्ड विद स्ट्रेंज थिंग्स, इसने अपनी जेब के अंदर अजीब अजीब चीज़ें भर रखी होती थी, जिसकी वजह से इसकी जेबें फूली रहती थी। बज्ड होता है उभर कर बाहर रहना, फूली हुई होना। अ लाइव पैरेट, कभी कभी इसकी जेब में एक जिंदा पैरेट होता। एन असॉर्टमेंट ऑफ एग्स, अलग अलग तरह के अंडे होते। और अ प्रिकली हैज़होग, और या फिर एक प्रिकली हैज़होग होता। हैज़होग क्या होता है, हैज़होग एक चूहे की तरह से होता है जिसके ऊपर कांटे कांटे से बने होते हैं। इसे शाही नाम का दिया जाता है या जंगली चूहा कहा जाता है। इसकी पिक मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। तो ये अपनी जेब के अंदर इस तरह की चीज़ें रखता था। इफ़ बोधराज क्वाल्ड विद एनीवन, अगर बोधराज किसी से लड़ता, ही वुड चार्ज एट हिम हेड ऑन लाइक अ बुल, तो वो उसके सिर के ऊपर ऐसे टक्कर मारता जैसे एक सांड मारता है। और विशियसली किक एंड बाइट हिम, या बुरी तरह से उसको किक करता और बाइट कर लेता। आफ्टर स्कूल वी वुड रिटर्न होम, स्कूल के बाद हम सारे तो घर भाग जाते। बट बोधराज वुड बी ऑफ ऑन हिज वांडरिंग्स, लेकिन बोधराज अपनी डेली की जो वांडरिंग्स थी, घूमने का जो उसका टाइमिंग था, वो उस टाइम से स्टार्ट हो जाता। ही ऑलवेज हैड ए फंड ऑफ स्ट्रेंज टेल्स टू टेल, उसके पास अजीब अजीब कहानियाँ होती थी बताने के लिए। वन डे ही सैड, एक दिन उसने बताया, देर इज़ अ गो लिविंग इन आवर हाउस, हमारे घर में एक गो रहती है। डू यू नो वट इज़ अ गो इज़, क्या आप जानते हैं कि एक गो क्या होती है? ठीक है, किसने कहा ये? बोधराज ने बाकी बच्चों से कहा। तो लड़कों ने कहा, नो वट इज़ अ गो, नहीं हमें नहीं पता गो क्या होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ रेप्टाइल एलोंग विद अ फुट लॉन्ग, इट हैज़ मैनी फीट्स एंड क्लॉज,
तो बोधराज कहता है कि ये एक रेप्टाइल होता है, जैसे छिपकली होती है या फिर जो स्नेक्स होते हैं सब रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले जीवों को रेप्टाइल कहते हैं। तो ये एक रेप्टाइल है जिसके 1-1 फुट लंबे पैर होते हैं, सॉरी जो कि 1 फुट लंबी होती है। इट हैज़ मैनी फीट्स, इसके बहुत सारे पैर हैं और बहुत सारे पंजे हैं हाथों के। इस गो की पिक भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। वी शडर्ड, और बॉयज़ क्या करते हैं उसकी बात सुनकर कि इतना भयंकर रेप्टाइल है कोई, ये सुनकर वो सारे शडर्ड यानी कांपने लग जाते हैं। वी हैव ए गो लिविंग अंडर आउट स्टेयर केस एट होम, ही कंटिन्यूड। लेकिन वो कंटिन्यू करता है अपनी बात और कहता है कि हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे एक गो रहती है। वंस इट कैचेज होल्ड ऑफ एनीथिंग, एक बार जब ये किसी चीज़ को पकड़ लेती है, इट वॉन्ट लूजन इट्स ग्रिप कम बट में, तो ये अपनी ग्रिप उसके ऊपर से नहीं हटाती, मतलब कस के पकड़ लेती है किसी भी चीज़ को। वी शडर्ड अगेन, और राइटर कहता है कि हम बॉयज़, हम बच्चे फिर से डर गए। अब आगे बताता है ये बोधराज कि जो चोर होते हैं वो गो रखते हैं, दे यूज़ देम टू स्केल हाई वॉल्स, और वो इस गो का यूज़ करके ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ जाते हैं। दे टाई ए रोप ऑन द गोज हिंड लेग्स, ये कहता है कि वो गो की पीछे वाली टांगों के अंदर एक रस्सी बांध लेते हैं, एंड फ्लिंग इट अप, और जैसा कि वो तो अच्छे से चिपक जाती है दीवार पर, उतरती नहीं है बिल्कुल भी, तो ये उसके ऊपर रस्सी बांध लेते हैं और उस रस्सी से लटक कर दीवार पर चढ़ जाते हैं। एज सुन एज दी गो टचेज दी वॉल इट क्लैम्स फर्मली ऑन इट, जैसे ही गो दीवार को टच करती है ये उससे कस के चिपक जाती है। सो फर्मली दैट इवन 10 men कैन नॉट डिसलोज इट, ये इतनी तेज़ से चिपकती है कि 10 लोग भी इसे छुड़ा नहीं सकते। द थीव्स देन पुल देमसेल्फ अप द वॉल विद द हेल्प ऑफ द रोप, और फिर इसके चिपकने के बाद जो चोर हैं वो रस्सी की हेल्प से दीवार पर चढ़ जाते हैं। When does the go loosen its hold, तो बॉयज़ पूछते हैं कि फिर ये गो छूटती कैसे है बाद में। बोधराज कहता है आफ्टर द थीव्स हैव क्लाइंब्ड ओवर दे गिव इट सम मिल्क, जब चोर ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो उसे कुछ दूध देते हैं, और दूध लेकर ये इमीडिएटली तुरंत से ही अपना जो ग्रिप है वो लूज़ कर देती है और उतर जाती है। सच वर द स्टोरीज बोधराज वुड रिलेट, इस तरह की कहानियाँ ये बोधराज क्लास के बच्चों को सुनाया करता था। अब राइटर कहता है माई फादर हैज़ गिवन अ प्रमोशन इन हिज जॉब, मेरे फादर को जॉब में एक प्रमोशन मिल गई, एंड वी मूव्ड इनटू ए लार्ज बेंगलो, और उसके बाद हम एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गए। इट वाज एन ओल्ड स्टाइल बेंगलो ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, ये बंगला तो ज़रूर था लेकिन शहर के बाहरी एरिए में था और ओल्ड स्टाइल था। इट हैड ब्रिक फ्लोर्स, इसका जो फर्श था वो ईंटों का बना हुआ था, ऊंची ऊंची दीवारें थी, स्लांटिंग रूफ यानी कि तिरछी रूफ थी, एंड अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, और इसके अंदर एक गार्डन था जिसमें बहुत सारे पेड़ और शर्ब्स यानी कि छोटे प्लांट्स लगे हुए थे। दाउ कम्फर्टेबल इट सीम्ड रादर एम्प्टी एंड बिग, ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता अगर ये खाली होता और बड़ा होता। एंड बीइंग फार फ्रॉम द सिटी माई फ्रेंड्स सेल्डम कम टू विजिट मी, और जैसा कि ये शहर से बहुत दूर था तो मेरे फ्रेंड्स ना के बराबर ही आते थे मेरे पास। द ओनली एक्सेप्शन वाज बोधराज, लेकिन बोधराज इसका एक्सेप्शन था, मतलब बोधराज डेली आता था। ही फाउंड इट गुड हंटिंग ग्राउंड, उसको लगता था कि यहाँ पर वो अच्छे से शिकार कर सकता है। बोधराज के हाथ में तो हमेशा एक गुलेल रहती थी और उसे पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा लगता था, उन्हें तंग करना अच्छा लगता था। और ये जो राइटर था इसका घर कहाँ था, एक बड़े से बंगलों में था जहाँ एक अच्छा सा गार्डन था और बहुत सारे बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, जिसकी वजह से बोधराज को यहाँ आना अच्छा लगता था, तो वो डेली वहाँ जाता था। द ट्रीज़ हैड मैनी नेस्ट, यहाँ के जो पेड़ थे उनके ऊपर बहुत सारे घोंसले थे। मंकी रोम्ड अबाउट, जो बंदर थे वो वहाँ पर घूमते रहते थे। एंड अंडर द बशेज़ लीव द पेयर ऑफ मॉनगूसेस, और झाड़ियों के नीचे, बशेज़ यानी झाड़ियाँ, झाड़ियों के नीचे मनगज़िज़ का यानी नेवलों का एक जोड़ा भी रहता था। बिहाइंड द हाउस देयर वाज अ बिग रूम, हमारे घर के पिछली साइड एक बड़ा सा रूम था। वेयर माई मदर स्टोर्ड आवर एक्स्ट्रा लगेज, जहाँ मम्मी ने राइटर की एक्स्ट्रा लगेज रख रखा था। दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन्स, इस रूम के अंदर कबूतरों का डेरा लग गया था। यू कुड हियर देयर कूइंग ऑल डे, और तुम वहाँ पर हर समय कबूतरों की जो कूकू की आवाज़ थी वो सुन सकते थे। नियर द ब्रोकन ग्लास ऑफ द वेंटिलेटर देयर वाज ऑल्सो ए माइनाज नेस्ट, और
इस कमरे के अंदर एक वेंटिलेटर था, एक रोशनदान था। उस रोशनदान का जो कांच था वो टूटा हुआ था और उसी टूटे हुए कांच के आसपास एक मैना ने अपना घोंसला बना रखा था। द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज लिटर्ड विद फेदर्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स, ब्रोकन एग्स एंड बिट्स ऑफ स्ट्रॉ फ्रॉम द नेस्ट। और अब राइटर कहता है कि ये जो कमरा था ये पक्षियों के टूटे हुए पंखों से, पक्षियों के द्वारा गिराए गए तिनकों से, टूटे हुए अंडों से और घोंसले से गिरे हुए जो घास फूस थे उनसे भरा हुआ था। Once बोधराज brought a hedgehog with him. एक दिन बोधराज अपने साथ एक hedgehog ले आया। The sight of the black mouth, इस hedgehog का जो मुंह था वो बहुत ही ब्लैक था, sharp bristles जिस पे तीखी तीखी मूछें थी, give me quite a turn, जिससे डर कर मैं भाग गया। My mother did not approve of my friendship with बोधराज, मेरी मदर भी बोधराज से मेरी जो फ्रेंडशिप थी उसको अप्रूव नहीं करती थी। बट शी रियलाइज दैट आई वॉज लोनली एंड नीडिड कंपनी, लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला था और मुझे भी किसी फ्रेंड की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से मदर ने इस बोधराज को यहाँ आने से मना नहीं किया। माई मदर कॉल्ड हिम ए डेविल, मेरी मदर उसे एक डेविल, शैतान कहकर बुलाती थी। एंड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू टॉर्मेंट बर्ड्स, और उसको कहती थी कि बर्ड्स को तंग ना करे। वन डे माई मदर सेड टू मी, एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा, इफ़ योर फ्रेंड इज़ सो फॉन्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेस्ट टेल हिम टू क्लीन आवर स्टोर रूम। अगर तुम्हारा फ्रेंड बर्ड्स के घोंसलों को डिस्ट्रॉय करने में इतना ही मज़े लेता है तो उसे कहो कि हमारा स्टोर रूम क्लीन कर दे। द बर्ड्स हैव मेड इट वेरी फिल्दी, क्योंकि पक्षियों ने इसको बहुत ही गंदा कर दिया है। आई प्रोटेस्टेड, मैंने मदर का विरोध किया। यू सेड इट्स क्रियल टू डिस्ट्रॉय नेट्स, और क्योंकि उसने कहा कि तुमने कहा था कि घोंसले गिराना या घोंसले नष्ट करना बहुत ही क्रूरतापूर्ण है, तो अब तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि स्टोर रूम को क्लीन करने के लिए घोंसले गिरा दिए जाएं। आई डिड सजेस्ट ही शुड किल दी बर्ड्स, और मदर कहती कि मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पक्षियों को मारे। ही कैन रिमूव द नेस्ट विदाउट हार्मिंग देम, वो बिना पक्षियों को नुकसान पहुँचाए घोंसले हटा सकते हैं वहाँ से। द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम आई टुक हिम टू द गोडाउन, अगली बार जब बोधराज आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज दाउ वी हैड एंटर्ड एन एनिमल स्लायर, ये इतना अंधेरा था और इतनी बदबू थी यहाँ पर जैसे हम किसी जानवर की गुफा में चले गए हों। आई कन्फेस आई वॉज समवट एप्रीहेंसिव, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं उस समय पर कुछ चिंतित सा था कि बोधराज क्या करेगा इन पक्षियों के घोंसलों के साथ। वट इफ़ बोधराज एक्टेड ट्रू टू फॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द नेस्ट, मैं सोच रहा था कि क्या होगा, वट इफ़ यानी क्या होगा अगर बोधराज ने इन घोंसलों को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने असली फॉर्म में आ गया, मतलब पक्षियों को मारने लगा, अंडों को तोड़ने लगा, तो क्या होगा। पुल्ड आउट द बर्ड्स फेदर्स, हो सकता था कि वो पक्षियों के पंख खींच ले। एंड ब्रोक देयर एग्स, और उनके अंडों को तोड़ दे। आई couldn't अंडरस्टैंड वाई माई मदर हु डिस्करेज्ड आवर फ्रेंडशिप, मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरी मदर जो हमारी फ्रेंडशिप को पसंद नहीं करती थी, उन्होंने क्यों मुझे कहा कि वो मैं बोधराज को घर ले आऊं और अपने गोडाउन को क्लियर करा लूं या क्लीन करा लूं। बोधराज हैड ब्रॉट हिज कैटapult, अब बोधराज अपनी गुलेल लेकर आया था। बोधराज एक अपने साथ हमेशा गुलेल रखता था, तो ये गुलेल लेकर आया। He carefully studied the position of the nests under the roof, और अब उसने उस छत के नीचे जो घोंसले थे उनकी पोजीशन को केयरफुली देखा। The two sides of the roof sloped downward, इस छत की दो साइड्स जो थी वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी। विद ए लॉन्ग स्पॉटिंग बीम अक्रॉस, और जो दोनों तरफ से एक स्पॉटिंग बीम के ऊपर रखी गई थी। एट वन एंड ऑफ द बीम नियर द वेंटिलेटर, इस बीम के एक किनारे पर वेंटिलेटर के पास एक मैना का घोंसला था। आई कुड सी बिट्स ऑफ कॉटन वूल एंड रैग हिंजिंग आउट, मैंने देखा कि इस घोंसले में से कॉटन वूल यानी कि रुई के कुछ गोले और कुछ चीथड़े बाहर निकले हुए थे या लटक रहे थे। सम पिजन स्ट्रटेड अप,
कुछ पीजन्स फड़फड़ा रहे थे, स्ट्रटेड यानी फड़फड़ाना, एंड डाउन द बीम क्विंग टू वन अनदर, और ये जो पीजन्स थे, कबूतर थे, ये बीम के पास, यानी वो जो स्टैंड था, सपोर्टिंग स्टैंड था उस छत का, एक टीन रूफ है एक तरह से ये, तो उसका जो सपोर्टिंग स्टैंड था उसके पास बैठे हुए क्विंग कर रहे थे आपस में, यानी आपस में बातें कर रहे थे। द मैनाज लिटल वंस आर अप देयर, और मैना के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो वहाँ पर थे। सैड बोधराज एमिंग विद हिज कैटापुल्ट, बोधराज ने कहा अपनी गुलेल से निशाना लगाते हुए। आई नोटिस्ड, जब बोधराज ने कहा कि देखो मैना के 2 बच्चे बैठे हैं, तो मैंने नोटिस किया 2 टीनी येलो बीक्स, 2 छोटी छोटी येलो कलर की जो चोंच थी वो घोंसले में से पीपिंग आउट, यानी कि झांक कर बाहर देख रही थी। लुक, बोधराज एक्सक्लेम्ड, बोधराज ने हैरानी से कहा, देखो दिस इज़ अ गंगा मैना, ये जो मैना है इसका क्या नाम है, गंगा मैना कैटेगरी है, ये टाइप है मैना का। इट इज़ नॉट यूजुअली फाउंड इन दीज एरियाज़, आमतौर पर ये इन एरियाज़ में नहीं मिलती है। द पेरेंट मस्ट हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर फोक एंड कम हियर, और बोधराज कहता है कि शायद इसके पेरेंट्स इससे सेपरेटेड हो गए होंगे, बिछड़ गए होंगे, और ये जो झुंड है बच्चों का ये यहाँ पर आ गया होगा। वट आर दी पेरेंट्स वेयर आर दी पेरेंट्स आई आस्क्ड, मैंने पूछा तो पेरेंट्स कहाँ होंगे। मस्ट हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड, तो ये कहता है कि शायद खाना लेने गए होंगे। दे शुड बी बैक सून, ये जल्दी ही आ जाएंगे। बोधराज रेज्ड हिज कैटापुल्ट, और ये कहते हुए बोधराज ने अपनी गुलेल उठाई। I wanted to stop him, but before I could open my mouth, there was a whizzing sound and then a loud clang as the pebble hit the corrugated iron sheet on the roof. I wanted to stop him, मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं रोक पाता, आई कुड ओपन माई माउथ, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, कुछ बोल पाता, देयर वाज अ विजिंग साउंड, वहाँ पर एक विज की साउंड थी, एंड देन ए लाउड क्लैंग एज द पेबल हिट, और फिर एक लंबी सी आवाज़ थी, जैसे जो ये बोधराज था इसने अपनी गुलेल से एक निशाना लगाया कंकड़ के साथ, पेबल के साथ, और ये जो पेबल था ये उस आयरन शीट के ऊपर जाकर टकराया। द टीनी बीक्स वैनिश्ड, जो छोटी छोटी वो चोंच थी, मतलब जो छोटे छोटे पक्षी थे मैना वाले, वो वैनिश हो गए, वैनिश यानी गायब हो गए। द क्विंग एंड द टिटरिंग सीज्ड, उन जो पीजन्स के द्वारा बोली जाने वाली आवाज़ थी, मतलब जो कबूतर बोल रहे थे वो, और जो मैना के बच्चों की टिटरिंग थी, यानी धीरे धीरे वो बोल रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे, वो सब सीज्ड, बंद हो गई। इट सीम एज इफ़ ऑल द बर्ड्स हैड बीन फ्राइटेंड इनटू साइलेंस, इट सीम्ड, ऐसा लगा जैसे सारे पक्षी डर गए हैं, फ्राइटेंड यानी डर गए हैं, इनटू साइलेंस, और डर कर चुप हो गए हैं, वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया। बोधराज लेट फ्लाई अनदर पेबल, लेकिन बोधराज को इन पक्षियों पर दया तो आई नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसने क्या करा, एक और कंकड़ गुलेल पर रखा और निशाना मारा। दिस टाइम इट स्टक द राफ्टर, और इस बार ये राफ्टर पर जाकर लगा। बोधराज वॉज प्राउड ऑफ हिज एम, बोधराज को अपने निशाने पर पूरा गर्व था। ही हैड मिस्ड हिज टारगेट ट्वाइस, वो 2 बार अपना निशाना चूक चुका था। एंड वॉज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ, और इसी वजह से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। When the chicks peeped over the rim of the nest, अब जो चिक्स थे, चिक्स क्या होता है, चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो घोंसले के रिम में से झांक रहे थे बाहर। बोधराज हैज़ अ थर्ड ट्राई, अब बोधराज ने इनके ऊपर तीसरी बार निशाना लगाया। दिस टाइम द पेबल हिट द साइड ऑफ द नेस्ट, इस बार जो कंकड़ था वो घोंसले के साइड पर जाकर लगा। ए फ्यू स्ट्रॉज एंड बिट्स ऑफ कॉटन वूल फेल, जब ये कंकड़ घोंसले के साइड पर जाकर लगा तो कुछ तिनके, कुछ कॉटन वूल आकर नीचे गिरे। बट द नेस्ट वाज नॉट डिसलॉज, लेकिन जो घोंसला था वो डिसलॉज नहीं हुआ, मतलब वो नहीं हटा, वहाँ से वो नहीं गिरा। बोधराज लिफ्टेड हिज कैटापुल्ट अगेन, बोधराज ने अब फिर से अपनी गुलेल उठाई। सडनली ए लार्ज शेडो फ्लिटेड अक्रॉस द रूम, लेकिन इस बार अचानक से एक बड़ी सी परछाई कमरे के अंदर दिखाई दी।
ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द वेंटिलेटर, और इस परछाई ने रोशनदान से आती हुई जो रोशनी थी उसको भी ब्लॉक कर लिया। मतलब एक बहुत बड़ी परछाई थी, ये किसी बहुत बड़े बर्ड की परछाई थी। स्टार्टल्ड वी लुक्ड अप, स्टार्टल्ड यानी हैरानी से हमने ऊपर की ओर देखा। गेजिंग डाउन एट अस मीनेसिंगली वाज अ लार्ज काइट विद इट्स विंग्स आउटस्ट्रेच्ड, और जब हमने ऊपर देखा तो क्या था? गेजिंग डाउन, एक पक्षी था। कौन सा पक्षी था? लार्ज काइट, एक बहुत बड़ी चील थी। गेजिंग डाउन, जो नीचे की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। मीनेसिंगली यानी गुस्से में या प्रकोप से हमारी तरफ, और उसने अपने जो पंख थे वो खोल रखे थे, फैला रखे थे। दिस मस्ट बी द काइट्स नेस्ट, आई सेड, मैंने कहा कि ये जो चील है इतने गुस्से में आई है तो हो सकता है कि ये जिस घोंसले पे तुमने अटैक किया है ये चील का होगा। नो, हाउ कैन ए काइट हैज़ इट्स नेस्ट हेयर, अ काइट ऑलवेज मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री, दिस इज़ अ मैनाज नेस्ट। बोधराज कहता है कि नहीं, जो चील है वो यहाँ नेस्ट नहीं बना सकती, वो हमेशा पेड़ पर घोंसला बनाती है, ये एक मैना का ही घोंसला है। द चिक्स बिगेन, लेकिन अभी जब तक ये बोधराज और राइटर आपस में बातें कर रहे थे उसी टाइम पर चील तो अंदर आ चुकी थी, और इस चील को देखकर जो चिक्स थे, जो छोटे छोटे चूजे थे, बिगेन फ्लटरिंग देयर विंग्स, वो अपने जो पंख थे उनको फड़फड़ाने लगे। बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई आउट, उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे उड़ जाएं, लेकिन वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फड़फड़ाने लगे। एंड श्रीकिंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। वी हेल्ड आवर ब्रेथ, इनकी चीखने की आवाज़ सुनकर हमारी सांसें अटक गई। वट वुड द काइट डू, और हम सोच रहे थे कि ये चील अब क्या करेगी। द काइट लेफ्ट द वेंटिलेटर, इस काइट ने अब वेंटिलेटर को छोड़ा, पहले ये रोशनदान पर बैठी थी। पर्च्ड ऑन द राफ्टर, राफ्टर पर जाकर बैठ गई। इट हैड फोल्डेड इट्स बैक इट्स विंग, और अपने पंख इसने वापस मोड़ लिए। इट शुक इट्स क्रैगी नेक, और इसने ये जो अपनी भद्दी सी गर्दन थी इसको हिलाया। एंड पियर्ड टू द राइट, और फिर राइट तरफ देखा, एंड द लेफ्ट, और फिर लेफ्ट तरफ देखा। द बर्ड्स फ्राइटेंड क्राइज फिल्ड द एयर, और पक्षियों की जो डर के मारे चीखने की आवाज़ थी उससे पूरी वातावरण भर गया। द काइट हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे, सैड बोधराज, बोधराज ने कहा कि ये चील जरूर हर रोज़ यहाँ आती होगी, तभी तो पक्षी इतना डर रहे हैं। I realized why broken wings, straw and bits of bird flesh littered the floor. तब मुझे समझ आया कि फर्श के ऊपर हर रोज़ टूटे हुए पंख, तिनके और पक्षियों का मांस के टुकड़े क्यों मिलते हैं। बिकॉज बर्ड्स हर रोज़ आकर हर रोज़ इस चील का निशाना बन जाते थे। द काइट मस्ट हैव रेविस्ड द नेस्ट ऑफन, और शायद ये जो चील थी ये हर रोज़ यहाँ पर पक्षियों के घोंसलों को नष्ट करती थी। बोधराज हैड नॉट टेकन हिज आइज ऑफ द काइट, बोधराज ने अपनी आंखें चील से नहीं हटाई। विच वॉज स्लोली एजिंग इट्स वे टूवर्ड्स द नेस्ट, जो चील थी वो लगातार घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। द क्राइज रोज टू ए क्रेसेंडो, और जो पक्षियों की, चूज़ों की और दूसरे पक्षियों की चीखने की आवाज़ थी वो अब एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शोर शराबे में, चीख चिल्लाहट में, दर्द के अंदर चेंज हो चुकी थी। आई वॉज बंडल ऑफ नर्व्स, मैं बहुत घबरा गया। वट डिफरेंस डिड इट मेक वेदर द काइट और बोधराज किल्ड द मैनाज यंग, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि बोधराज पक्षियों को मारे, मैना के छोटे छोटे चूज़ों को बोधराज मारे या काइट मारे, उन्हें तो मरना ही था, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना थी कि जब बोधराज खुद उनको मार रहा था देन इट वाज ओके, लेकिन अब ये जो काइट आई थी तो वो उसको देख रहा था और बचाने की शायद कोशिश करने वाला था इन चूज़ों को। इफ़ द काइट हैड नॉट कम, बोधराज वुड सर्टेनली हैव मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द नेस्ट। राइटर कहता है कि अगर ये चील ना आई होती तो बोधराज ने निश्चित रूप से अपना काम कर दिया होता घोंसले को तोड़ने का। बोधराज रेज्ड हिज कैटापुल्ट एंड एम्ड एट द काइट, लेकिन इस बार बोधराज ने अपनी गुलेल उठाई और अपना निशाना काइट यानी चील पर लगाया। डोंट हिट द काइट, इट विल अटैक यू, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया चील के ऊपर
अटैक मत करो, ये वापस तुम पर अटैक करेगा। बट बोधराज पेड नो अटेंशन, लेकिन बोधराज ने कोई ध्यान मेरी बात पर नहीं दिया। दी पेबल मिस्ड द काइट एंड हिट द सीलिंग। अब ये जो कंकड़ था ये चील को नहीं लगा, उसका निशाना फिर से चूक गया और जाकर छत पर लगा। द काइट स्प्रेड इट्स विंग वाइड एंड पियर्ड डाउन। चील ने अपने पंख फैलाए और नीचे की तरफ झूमने लगा। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर, आई सेड फ्राइटेंड। मैं डर कर बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं। द काइट विल ईट अप द लिटिल वंस। दिस साउंडेड रादर स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम हिम। लेकिन बोधराज ने कहा अगर हम चले गए तो चील इन छोटे छोटे चूजों को खा जाएगा। ये जो बात थी ये उसके मुंह से बहुत अजीब लग रही थी। बोधराज एम्ड अगेन, लेकिन बोधराज ने दोबारा से काइट पर निशाना लगाया। काइट लेफ्ट द राफ्टर एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग। काइट ने अपने जो लेफ्ट द राफ्टर, काइट ने राफ्टर को छोड़ दिया और अपने पंख फैलाए। फ्लू अ सेमी सर्कल एंड अलाइटेड ऑन द बीम। सेमी सर्कल में वो उड़ने लगा, मतलब गोल फॉर्म में, कभी इधर से उधर वो उड़ने लगा। एंड अलाइटेड ऑन द बीम, और फिर ये बीम पर दिखाई दिया। चिक्स कंटिन्यूड टू स्क्रीम, लेकिन जो चूजे थे वो चिल्लाते रहे। बोधराज हैंडेड मी दी कैटापुल्ट एंड सम पेबल्स फ्रॉम हिज पॉकेट। बोधराज ने क्या किया, मुझे अपनी गुलेल पकड़ा दी और कुछ कंकड़ भी मुझे दे दिए अपनी पॉकेट से निकाल कर। एम एट द काइट, उसने कहा चील पर निशाना लगाओ। गो ऑन हिटिंग इट, इस पर निशाना लगाते रहना। डोंट लेट इट सिट डाउन, इसे बैठने मत देना। देन ही रैन एंड पुल्ड अप ए टेबल। ये कहकर वो भागा और एक टेबल खींच कर लाया, और उस टेबल को खींच कर लाकर उसने कमरे के बीचों बीच रख दिया। आई डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ द कैटापुल्ट, लेकिन मुझे गुलेल चलानी नहीं आती थी। आई ट्राइड वंस, मैंने एक बार कोशिश भी की। बट द काइट हैड लेफ्ट द बीम एंड फ्लू टू अनदर, लेकिन जो चील थी वो वहाँ से उड़कर दूसरी बीम पर जाकर बैठ चुकी थी। बोधराज ब्रॉट द टेबल राइट अंडर द मैनाज नेस्ट। बोधराज टेबल को मैना के घोंसले के बिल्कुल नीचे ले गया। देन ही पिक्ड अप अ ब्रोकन चेयर एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल। फिर उसने एक टूटी हुई चेयर उठाई और टेबल के नीचे रख दी, टेबल के ऊपर रख दी। ही क्लाइम्ड ऑन द चेयर, अब वो चेयर के ऊपर चढ़ गया। जेंटली लिफ्ट द नेस्ट, बिल्कुल ध्यान से आराम से उसने घोंसले को उठाया। एंड स्लोली स्टेप डाउन, और घोंसला लेकर धीरे धीरे बाहर आ गया। लेट्स गो आउट ऑफ हेयर, और उसने कहा चलो अब बाहर चलते हैं। एंड रैन टुवार्ड्स द डोर, आई फॉलोड। फिर वो दरवाजे की तरफ भागा, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वी वेंट ऑन दी गैराज, हम गैराज में गए। इट हैड ओनली वन डोर एंड ए स्मॉल विंडो इन द बैक वॉल। इस गैराज का सिर्फ एक दरवाज़ा था और पीछे की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी। ए बीम रैन अक्रॉस इट्स विड्थ, और इसकी चौड़ाई में एक बीम थी। द काइट कैन गेट इन हेयर, वो कहते हैं कि जो काइट है वो यहाँ नहीं आ सकती। एंड क्लाइंबिंग ऑन टू अ बॉक्स प्लेस द नेस्ट ऑन द बीम, और इस तरह से कहते हुए वो एक बॉक्स पर चढ़ा और घोंसला उस बीम पर रख दिया। मैनाज यंग हैड क्वाइटेंड डाउन, अब जो मैना के चूजे थे वो धीरे धीरे चुप हो गए। स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, बोधराज हैड हिज फर्स्ट पीप इन टू द नेक्स्ट। अब उस बॉक्स पे खड़ा होकर बोधराज ने बहुत ही ध्यान से उस घोंसले के अंदर पहली बार झांका। आई थॉट दैट ही वुड पिक अप दैम बोथ अप एंड पुट दैम इन हिज पॉकेट, मैंने सोचा कि अब ये इन चूजों को उठाएगा और अपनी पॉकेट में डाल लेगा, एज ही यूजुअली डिड, क्योंकि आमतौर पर वो ऐसा ही करता था। बट आफ्टर लुकिंग एट दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम ही सैड, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उन्हें देखने के बाद उसने कहा, ब्रिंग सम वाटर, द चिक्स आर थर्स्टी, कुछ पानी लेकर आओ, ये चूज़े प्यासे हैं। वी विल पुट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू देयर माउथ, हम बूंद बूंद करके इनके मुंह में पानी डाल देंगे। आई ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक ग्लास पानी लाया। बोथ द चिक्स बीक्स ओपन वर पेंटिंग, दोनों जो चिक्स थे, चूज़े थे, उनकी चोंच खुली हुई थी क्योंकि वो हाँफ रहे थे, पेंटिंग यानी हाँफ रहे थे। बोधराज फैड दैम विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बोधराज ने उन्हें पानी पिलाया। ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैम, उसने मुझे कहा कि तुम इनको टच मत करना। नॉट डिड ही टच दैम हिमसेल्फ, ना उसने उनको खुद टच किया। ही विल हाउ विल देयर पेरेंट्स नो दे आर हेयर, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि इनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ हैं।
दे विल लुक फॉर देम, ये उनको ढूंढेंगे। वी स्टेड इन द गैराज फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक गैराज में ही रुके। बोधराज डिस्कस्ड प्लान्स टू क्लोज द वेंटिलेटर, बोधराज ने कहा कि हम उस कमरे का, जहाँ ये पहले थे, उस कमरे का वेंटिलेटर बंद कर देंगे ताकि काइट अंदर दोबारा ना आ पाए गोडाउन में। दैट इवनिंग ही टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स, उस इवनिंग उसने और कुछ बातें नहीं की। When बोधराज केम द नेक्स्ट डे, जब अगले दिन बोधराज आया, ही हैड नीदर कैटापुल्ट नॉर पेबल्स, उस दिन उसके पास ना तो गुलेल थी ना पेबल्स थे। ही कैरिड ए बैग ऑफ सीड्स, उसके पास तो अनाज के दाने थे। ही फेड द मैनाज यंग एंड स्पेंट आवर्स वॉचिंग देयर एंटिक्स, उसने मैना के यंग वंस को खाना खिलाया, वो दाने खिलाए और घंटों तक उनको देखता रहा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस इतने एक भयंकर वाक़ये ने, ये जो बहुत ही गंदा सा लड़का था जिसका नाम था बोधराज, जो बहुत क्रूएल हुआ करता था, उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ठीक है, एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत होती है, ज़रूरत होती है कि उसकी क्रूएल्टी किसी तरह से दूर हो जाए। और ये जो चील थी, ये आई थिंक इससे ज़्यादा क्रूएल थी, और इसी की इस ज़्यादा क्रूएल्टी से इसको समझ आया बोधराज को कि क्रूएल होना अच्छी बात नहीं है, और उसने अपनी क्रूएल्टी छोड़ दी और वो बहुत ही एक अच्छा लड़का बन गया। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इजी भी थी। एंड एट द एंड ऑफ स्टोरी आई विल रिक्वेस्ट you to subscribe and share my channel. Thanks for watching.